एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने पिछले वीडियोस में हमारे कंपनी लॉ इस सब्जेक्ट को शुरुआत की थी, जिसमें कंपनी लॉ के मतलब जो कंपनी लॉ जो निर्माण हुआ है इसके बारे में जानकारी ली है, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जानकारी ली है, ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं। अब आज के इस वीडियो में हम लैंडमार्क ऑफ प्रोविजन ऑफ न्यू एक्ट देखने वाले हैं। मतलब ये जो नया एक्ट आया है इसमें नई जो चीजें आई है, हम बार बार जो यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं न्यू एक्ट या अमेंडमेंट जो हुआ है, वो न्यू अमेंडमेंट्स क्या है या नई कौन सी चीजें इसमें आई है, आज हमें उसका अध्ययन करना है या उसको हमने पढ़ना है। तो लैंडमार्क प्रोविजन ऑफ न्यू एक्ट जब हम पढ़ने जाएंगे तो इसमें सबसे पहला यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिख रहा है वो है प्रमोटर्स। अब प्रमोटर्स कैसे, और आप सोच सकते हैं कि प्रमोटर्स ये वर्ड, हम तो ये मतलब सदियों से जब हमने 1956 का एक्ट पढ़ा तब भी हमने ये वर्ड मतलब हमारे इसमें था, और मराठी मीडियम या हिंदी मीडियम के बच्चों को भी प्रवर्तक ये संकल्पना पहले से पता हुआ है। तो ये सब जो आपके दिमाग में बातें आ रही है अभी मुझे सुनने के बाद, ये बिल्कुल सही है, लेकिन 2013 या 2013 के एक्ट ने क्या किया है, तो ये जो वर्ड था ये 1956 के एक्ट तक का केवल एक वर्ड था, एक मतलब हम जिसको बोलते हैं कि प्रैक्टिसिंग में यूज की जाने वाली एक टर्म थी। बट कंपनी एक्ट 2013 ने इस एक वर्ड को डिफाइन किया है, मतलब इसको डिफाइन करने की कोशिश की है, परिभाषित किया है कंपनी एक्ट 2013 ने, और इसको एक्चुअल डेफिनेशन प्रदान 2013 के एक्ट ने की है करके ये लैंडमार्क में फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आया है। उसके बाद सेकंड है ओपीसी। ओपीसी माने वन पर्सन कंपनी। अब वन पर्सन कंपनी ये कंपनी एक्ट 2013 का एकदम स्पेशल पॉइंट है। अगर अभी मैं यहाँ नहीं भी लिखती फिर भी आप में से मैक्सिमम लोगों को ये पॉइंट पता है कि कंपनी एक्ट 2013 के बाद वन पर्सन कंपनी नाम की एक नई संकल्पना आई हुई है या इमर्ज हुई। तो वन पर्सन कंपनी में हम ये बोल सकते हैं कि अब एक इंडिविजुअल जो भारत का रहिवासी है, मतलब जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, साथ ही साथ हम ये बोल सकते हैं कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, मतलब एक ऐसा जो भारतीय रहिवासी है और दूसरा ऐसा कि जो कुछ वक्त के लिए भारत में रहता है, लेकिन मतलब वो उसका एक प्रपोर्शन है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन वो भी भारत में वन पर्सन कंपनी या एक व्यक्ति कंपनी का निर्माण कर सकता है। और ये जो संकल्पना है ये पहली बार कंपनी लॉ 2013 ने प्रोवाइड की है। उसके बाद है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। या इस थर्ड पॉइंट में जाने के पहले इस ओपीसी वाले पॉइंट में ही मैं बता देती हूँ कि जैसे वन पर्सन कंपनी ये एक नई संकल्पना आई, इसके अलावा स्मॉल कंपनीज, डोरमेंट कंपनीज, ये भी नई संकल्पनाएं कंपनी लॉ 2013 ने प्रोवाइड की। इसके बाद जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे जाएगा ये सब चीजें आपको पढ़ने में मिलने वाली है, इसलिए आज सिर्फ हम उसका यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन की क्या क्या नया आया है उसमें देख रहे हैं। तो ओपीसी के साथ साथ और क्या क्या है, तो स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी भी यहाँ पे एक नई संकल्पना आई हुई है। उसके अलावा हम बोले कि जैसे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम जो मेंबर्स की संख्या थी वो 2 और मैक्सिमम 50 थी, तो अब ये मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 कर दी गई है। तो ये भी एक नया चेंज जो प्राइवेट कंपनीज के मेंबर्स के लिए यहाँ पे जो इंक्रीमेंट की गई है नंबर में, वो भी यहाँ पे हम लैंडमार्क में ले सकते हैं या इसी पॉइंट के अंतर्गत, मतलब इसी को आप वहाँ पे मेन हेडिंग ओपीसी डाल दिया कि ये एक नया है, बट उसी में आप और भी ज्यादा उसके पॉइंट्स स्टार मार्क देके या आप वहां पे पॉइंटिंग करके दे सकते हो। उसके बाद थर्ड है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। न्यू कंपनी एक्ट 2013 जो है ये पब्लिक सिक्योरिटीज मतलब पब्लिक प्लेसमेंट के साथ साथ प्राइवेट प्लेसमेंट की भी यहाँ पे एक नई जो जिसको हम बोलेंगे कि संकल्पना है, कंसेप्ट है, वो लेके आया है। इसीलिए लैंडमार्क ये एक स्पेशल हमारा आगे पोर्शन रहने वाला है, इसीलिए हम यहाँ पे केवल जो चीज है वो देख रहे हैं। उसके बाद है बोर्ड। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये संकल्पना आपको पहले से पता है, मतलब अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगर वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो डायरेक्टर्स होते हैं, अगर पब्लिक कंपनी है तो
मिनिमम 3 डायरेक्टर्स वहां होने चाहिए। प्राइवेट अगर कंपनी है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स वहां रहते हैं। अब नया जो यहाँ ओपीसी आया है, तो अगर 1 पर्सन कंपनी होगा तो मिनिमम 1 डायरेक्टर वहां रिक्वायर्ड है ही है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला है। लेकिन इसके अलावा जो मैक्सिमम लिमिट है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे 15 बताई गई है या 15 बताई गई है। तो इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप ये देख सकते हो कि मैक्सिमम लिमिट अभी 15 कर दी गई है, और जो मिनिमम का क्राइटेरिया है वो पब्लिक कंपनी के लिए 3 डायरेक्टर्स मिनिमम रिक्वायर्ड है, प्राइवेट कंपनी के लिए 2 डायरेक्टर्स और 1 पर्सन कंपनी के लिए 1 डायरेक्टर रिक्वायर्ड है। उसके बाद है रेसिडेंट डायरेक्टर। अब ये डायरेक्टर्स में ही कुछ नई नई जो संकल्पनाएं आई है, कंसेप्ट आई है, वो हम देखेंगे कि रेसिडेंट डायरेक्टर क्या होता है। तो जो रेसिडेंट डायरेक्टर बन सकता है वो व्यक्ति के लिए यहाँ पे एक टर्म डाली गई है कि जो कैलेंडर ईयर है वो भी प्रीवियस कैलेंडर ईयर में वो मिनिमम 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए। मतलब वो इंडिया का रहवासी, 182 दिन अगर वो इंडिया में रहा हुआ है, 182 डेज अगर मिनिमम उसने इंडिया में स्टे किया है तो वो रेसिडेंट डायरेक्टर कहला सकता है। उसके बाद है विमेन डायरेक्टर। अगर हम ये देखें तो अब कुछ कंपनियों के लिए इसकी भी टर्म्स है, तो वो टर्म अगर कोई कंपनी फुलफिल करती है तो उसको वहां पे अपने यहाँ पे स्त्री संचालक या जिसको हम वुमेन डायरेक्टर बोलते हैं वो रखना जरूरी होता है, या उसका मतलब उनको यहाँ पे समाविष्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कंपनी लॉ 2013 कहता है कि हर एक लिस्टेड कंपनी को अपनी जितनी भी उनकी डायरेक्टर संख्या है उस डायरेक्टर संख्या के 1/3 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उनके होने चाहिए। मतलब अगर मान के चलिए कि वहां पे 9 ऐसी संख्या, मतलब मैक्सिमम हमने 15 बोली है ना, तो उसके 1/3 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 3 कम से कम मिनिमम डायरेक्टर 3 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। उसके बाद है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। अब ये जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है या SFIO जिसको हम कहते हैं, तो ये SFIO रिप्रेजेंट करता है या ये SFIO काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अख्तियार में। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अख्तियार में नहीं, इसको हम ये बोलेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनी के जो डेली अफेयर्स है उससे अवगत कराने के लिए ये ऑफिस जो है या ये कार्यालय जो है ये कार्यरत है। और जब किसी एक केस का इन्वेस्टिगेशन या उसकी जो चार्ज है उस केस को जो इन्वेस्टिगेट करना है वो काम जब SFIO को सौंप दिया जाता है, तो भारत में जितनी भी सर्चिंग एजेंसीज है, जितनी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनमें से कोई भी एजेंसी को बीच में इंटरफेयर करने का यहाँ पे अधिकार नहीं रखा गया है। मतलब इनको सुप्रीम पावर दी गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये एक नई टर्म सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस या ये एक नई फॉर्म हमारे कंपनी एक्ट 2013 के बाद आई हुई है। उसके बाद यहाँ पे 9th नंबर पे हम देखेंगे ट्रिब्यूनल एंड अपीलिएट ट्रिब्यूनल। अब ये जो है तो इसमें कंपनी लॉ 2013 या कंपनीज एक्ट 2013 में हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 नई संकल्पनाएं आई है, और ये 2 नई संकल्पनाएं हैं NCLT और दूसरी जो है वो है NCLAT। अब ये जो 2 नई संकल्पनाएं, तो पहला जो है NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और दूसरा जो है वो है नेशनल कंपनी लॉ अफिलिएट ट्रिब्यूनल। जो यहाँ पे ट्रिब्यूनल और अफिलिएट ट्रिब्यूनल लिखा है ना, तो ये क्या है, तो जैसे कि मतलब हमारे इंडिया में जो न्याय प्रणाली है, जो जुडिशियरी जो सेक्टर है उसमें जैसे सिविल कोर्ट या उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि ट्रिब्यूनल कोर्ट्स भी होते हैं जिसमें धर्मदाय संस्था की जो भी समस्याएं होती है वो सॉल्व की जाती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे अलग अलग जो कोर्ट्स को किया गया है। तो कंपनी को उद्देश्य में मद्देनजर रखते हुए, कंपनी को सेंटर में रखते हुए, कंपनी के जो आने वाले डिस्प्यूट्स है उनको सॉल्व करने के लिए इन 2 ट्रिब्यूनल्स की यहाँ पे निर्माण किया गया है, जिसको हम बोल सकते हैं कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ अफिलिएट ट्रिब्यूनल। इसके अलावा जो यहाँ पॉइंट नहीं लिखा है लेकिन फिर भी है स्पेशल कोर्ट्स का भी एक अमेंडमेंट। अब देखिए यहाँ पे मैंने केवल 12 पॉइंट लिखे
12 पॉइंट्स आपके सामने लिखे, लेकिन यहाँ ऐसे तो अनगिनत है पॉइंट्स जो नए आए हैं, क्योंकि मतलब अगर हम देखें 470 वहाँ पे जो हमने किया हुआ है, तो 470 मतलब पहले के इसमें कितने थे, पूरे जो एक्ट का जो वहाँ पे कलम रहती वो कितनी थी, 658 थी, फिर उसको कम करके 2013 में 470 कर दिया गया। तो इतने सारे इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ मर्जिंग हुआ है, तो उसमें से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 30 पॉइंट्स है, 30 पॉइंट्स है, वो यहाँ पे हमें पढ़ाई के लिए है। लेकिन हमारी जो ऑनलाइन यहाँ पे टीचिंग लर्निंग का जो हम काम कर रहे हैं, इसमें कुछ लिमिटेशंस है, इसीलिए यहाँ पे 30 में से भी शॉर्ट लिस्ट करके जो सबसे मेन और न्यू है वो मैंने लिखे हुए हैं। इसीलिए यहाँ एक स्पेशल कोर्ट का पॉइंट नहीं आया, लेकिन ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद स्पेशल कोर्ट्स भी हम बोल सकते हैं। तो स्पेशल कोर्ट क्या है, तो जो स्पीडी मतलब हम जिसको बोल सकते हैं कि ऑफेंसेस जो है उस पर हम बहुत जल्द से जल्द अगर निर्णय हमें करना है और उसकी रिकवरी या उसका जो कार्य हो रहा है वो सही से एकदम तुरंत हमें निर्णय लेने वाला है, तो स्पेशल कोर्ट का भी यहाँ पे निर्माण किया गया है। उसके बाद है क्लास एक्शन। अब ये क्लास एक्शन को क्लास एक्शन सूट भी कहा जाता है, मतलब दोनों में से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा कि मान के चलिए कि 1 लाख रुपए 200 पर्सन्सने म्हणजे 200 पर्सननी, मतलब आता मराठीमध्ये पण सांगते काही की 200 पर्सन्सनी 1 लाख रुपये इथे जमा केलेले आहे एका कंपनीमध्ये, आणि जेव्हा 200 पर्सन्सनी 1 लाख रुपये जमा केले 3 वर्षानंतर ते पैसे मिळणार होते, परंतु 3 वर्षानंतर ते पैसे मिळाले नहीं। तो अब क्या हुआ, 3 साल बाद हमें वो पैसे वापस मिलना चाहिए थे। 1 लाख रुपया 200 व्यक्तियों ने वहां डाला है, तो जब 200 व्यक्तियों ने 1 लाख रुपए डाले थे, तो उस समय 3 साल बाद अब पूरे लोगों के साथ एक ही मतलब यहाँ पे सीन क्रिएट हुआ है कि पैसे उन्हें मिल नहीं रहे, तो 200 लोगों ने अलग केस फाइल कर दिया और 2 लोग अलग चले गए। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जो मेन समस्या है, वो सभी की एक है, ठीक है। मतलब 200 में से, अब 200 में से 200 उधर चले गए, 2 इधर, ऐसा नहीं हो सकता। 200 में से 198 उधर चले गए और 2 इधर चले गए, ऐसा हुआ। तो जो मेन समस्या है वो सभी के लिए सेम है। तो ऐसे समय कोर्ट या जो ट्रिब्यूनल है वो उन्हें वहां पे गाइड करेगा कि भैया आप सबकी समस्या सेम है, इसीलिए आप सब एक साथ आइए। और जब एक साथ सभी लोग एक चीज के, या कंपनी में उनके इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कंपनी में कोई अनइथिकल प्रैक्टिस की जा रही है, ऐसे किसी भी, अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दिया वहां पे, तो ऐसे किसी भी चीज के लिए जो शेयर होल्डर्स है, मेंबर्स है, वो एक साथ आके एकजुट करके जब एक प्रॉब्लम के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो उसको क्लास एक्शन सूट बोलते हैं, जो उनके द्वारा एक्शन में लाई गई, मतलब उनके द्वारा जो दायर किया गया वहां पे जो मुकदमा है वो क्लास एक्शन सूट कहलाता है। उसके बाद है ई मैनेजमेंट, या उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एंड ई गवर्नेंस। तो अब ई मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट को हम सबसे पहले, अब जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इसमें हमने देखे कि जो डायरेक्टर्स है ये इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, ऐसे पूरे इसमें मैनेजमेंट बटा हुआ है। और इसके अलावा हम यहाँ पे जो ई मैनेजमेंट की संकल्पना देख रहे हैं, ये इस कंटेक्स्ट में देख रहे हैं कि जैसे अब जो डायरेक्टर्स है उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करना जरूरी होता है, लेकिन किसी कारणवश अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करने के लिए जहां हमारा ऑफिस है, जहां वो मीटिंग होनी है, वहां जाने के लिए असमर्थ है, तो ऐसे परिस्थिति में न्यू एक्ट 2013 या अमेंडेड एक्ट जो है वो कहता है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उस मीटिंग में ज्वाइंट हो सकते हो, इसीलिए यहाँ ई मैनेजमेंट कहा गया है। फिर कंपनी का एक, मतलब कंपनी का काम होता है कि वो कुछ नोटिस या कुछ कागजात, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने मेंबर्स को या अपने शेयर होल्डर्स को कन्वे करते हैं। तो अब क्या होता है, तो न्यू एक्ट के तहत ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से या इलेक्ट्रॉनिक मोड में अब ये डॉक्यूमेंट्स कन्वे किए जा सकते हैं, कंपनी से शेयर होल्डर्स या मेंबर्स को, या मेंबर और शेयर होल्डर्स से कंपनी को भी, मतलब ये वॉइस वर्सा चलने वाली चीज है। और उसके अलावा ई गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन भी, जैसे कि पूरे जो फाइलिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, सभी मेंटेनेंस है कंपनी के रिकॉर्ड्स का, मींस एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो जितनी भी चीजें आती है ये सब भी
ई फॉर्मेट में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आजकल चलता है, इसीलिए ये भी लैंडमार्क प्रोविजन ऑफ न्यू एक्ट है। उसके बाद है विजिल मैकेनिज्म, विच इज ऑल्सो नोन एज विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म। और ये क्या प्रोवाइड करता है, तो जो कंपनी के एम्प्लॉयज है उन एम्प्लॉयज के अंदर इथिकल प्रैक्टिसेस, जो कॉर्पोरेट की इथिकल प्रैक्टिसेस है उनको इनकरेज करने के लिए ये वाला मैकेनिज्म लाया गया है। तो ये भी एक नई टर्म न्यू एक्ट जो कंपनी लॉ 2013 है उसके तहत आई गई है। तो यहाँ पे मैंने जो 30 पॉइंट्स थे उसमें से शॉर्ट लिस्टेड 12 आपको समझाने की कोशिश की है। आशा है आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।